हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार देहरादून मेरठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेट नंबर 2 का, यानी हम लोग के जो सीरीज चलाई जा रही है इंडियन पॉलिटी की, आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। जहाँ तक हम लोग कल क्वेश्चन किए थे उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सत्य क्या है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये कलेक्शन आपको अति संभावित प्रश्नों का रखा जाता है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, ये कुछ समय बाद हम लोग लाइव भी करना शुरू करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ये अपलोडेड मोड में वीडियो देख रहे हैं, कुछ ही समय बाद हम लोग की लाइव वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन होगा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सत्य है। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या सत्य है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि लोकसभा में ये उपाध्यक्ष जो होते हैं इनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, या लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चयन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यानी कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में क्या बात सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही बात कही गई है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या होती है, ये लोकसभा सदस्यों द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया से इनको नियुक्त किया जाता है। अगर बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों की, तो लोकसभा में ये अपने में से सदस्यों में से ही चुनाव के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अगर बात की जाए इनके यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि राष्ट्रपति तो नहीं दिलाते हैं, मगर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही दिलाते हैं। कौन होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का ही काम होता है इन लोगों को शपथ दिलाना, जबकि प्रोटेम स्पीकर का हमारे भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर बात किया जाए कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो जो अध्यक्ष होते हैं ये उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कहाँ की गई है, भारतीय संविधान के, तो आर्टिकल 93 में की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो होता है अनुच्छेद 93, यहाँ पे इनके बारे में बातें की गई हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो लोकसभा में होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात किया जाए तो लोकसभा सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग का चुनाव होता है। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्यों द्वारा इनका चुनाव प्रक्रिया से नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने, कहा जाएगा कि मौन का अधिकार मौलिक अधिकार है। दोस्तों, मौन का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 19 क्लास 3, अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 का 2। तो दोस्तों ये मौन का अधिकार अगर बात किया जाए, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, ये अधिकार आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपके 19 के क में है। बात 21 की हो रही है, तो यहाँ पे बात 21 की होती है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है राइट टू लाइफ, है ना। क्या हो जाता है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, ये बनता है आपके अनुच्छेद 19 के कम 21 में, और 19 का में मौन का अधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बनेगा, अनुच्छेद 19 का खंड क। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग की चर्चाएं होंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा, यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी व्यक्ति की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का अधिकार कौन ले सकता है। अगर कोई मतलब 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी व्यक्ति की विधानसभा सदस्यता अगर रद्द करने का निर्णय की बात अगर होती है, तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। तो कौन, देखिए दरअसल पहले हम लोग बात करते हैं ये 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में नहीं थी। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन, है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा जाता है। ये दल बदल संबंधी कानून इसमें है। दल बदल संबंधी कानून कहाँ पे रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है, इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और उस समय ये कहा जाता था कि 1/3 यानी 1/3 सदस्य, अगर इससे कम अगर सदस्य जाते किसी दूसरी पार्टी में, अगर दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता क्या होगी, निरस्त कर दी जाएगी। फिर उसके बाद फिर एक बार देखा जाए, फिर भारतीय संविधान का संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन होता है, और ये होता है 2003 में। और इसे बढ़ाकर कह दिया गया कि अब 1/3 नहीं, 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य से कम अगर दूसरी पार्टी में सदस्य जाते हैं, दल को बदल करते हैं, यानी दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये बात की गई। अब यहाँ पे बात की जाती है कि इनकी सदस्यता निरस्त करने का काम किसका होता है। तो दोस्तों ये विधानसभा अध्यक्ष, देखिए संबंधित जो भी सदन होगा, अगर लोकसभा में होगा तो कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा में होगा तो लोकसभा का स्पीकर करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे इनकी सदस्यता को निरस्त।
अगर विधानसभा में अगर बात पूछी गई है तो यहाँ पे आपका विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, यानी संबंधित सदन का जो भी अध्यक्ष होगा उनकी सदस्यता निरस्त करने का अधिकार उनके पास होगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की बात की जा रही है, तो आपके विधानसभा अध्यक्ष निरस्त करेंगे। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों मूल अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार को बयां करता है, और जो अनुच्छेद चलता है मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलता है ना, ये यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को रखा गया है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही आता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार तो आता ही है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार रखता है ना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में क्या किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार किया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर जो आपका सी बनता है यही बिल्कुल सही होगा। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है, यह कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट है। संपत्ति का अधिकार कैसा है, यह लीगल राइट है, जो कि पहले हुआ करता था। यह संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, किंतु इसे बाद में भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो भारतीय संविधान का यह 44वां संविधान संशोधन जो होता है यह 1978 में होता है, और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे रखा कहाँ गया है वर्तमान की स्थिति में, तो इसे इस समय फिलहाल भारतीय संविधान के भाग 12 में कहाँ पे है, भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 300 क के तहत इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, जो कहाँ हुआ करता था, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में रखा गया था, जिसे उठाकर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 300 क में भाग 12 के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, तो आज क्या है, तो आज ये हमारा लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। आई होप कि आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द लाइव भी आएंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कही जाएगी बातें, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपबंध में हुआ है। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों बात किया जाए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात अगर की जाती है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पहले तो ये आपकी उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में हुआ है। ठीक है, अगर न्याय की बात किया जाए तो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के 3 आयाम दिए गए हमारी प्रस्तावना में, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। मूल अधिकार में नहीं है और ना ही ये मूल कर्तव्य में है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है ना। कहाँ पे है, तो ये डीपीएसपी में भी हैं। ठीक है, ये डीपीएसपी हमारे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये राज्य को निर्देशित करने वाले तत्व होते हैं। ये एक कल्याणकारी राज्य को लक्षित करते हैं। तो ये उद्देशिका में भी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भी, इन दोनों में है। तो आपका 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये बिल्कुल सही होगा कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगर बात किया जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। बात कही जाएगी आपसे कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है। दोस्तों संघ सूची का, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ संघ सूची की बात की जाती है, अर्थात जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ना, जिस पर अधिकार किसका होता है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। और संघ सूची में देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 97 थे, और वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय रखे गए हैं। तो इन्हीं में से कोई एक विषय यहाँ पे है जो देखा गया है कि सूची का एक हिस्सा है कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना। यह दोस्तों संघ सूची का काम नहीं है, यह किसका होता है, राज्यों का काम है। तो यह कहाँ पे होता है, तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में भिजवाना, यह राज्य सूची का काम है। राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नज़रबंदी, ये भी किसका काम है, यह दोस्तों राज्य सूची का काम है ना, राज्य सूची का विषय है, राज्य का काम है। विवाह एवं तलाक भी दोस्तों ये राज्य का काम होता है, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत। अब बचती है आपकी रेलवे सेवा, है ना, आपकी अब बचती है इसमें रेल सेवा। तो अब इस रेल सेवा के अंतर्गत आप लोग देखिएगा और बताने की कोशिश करिए कि जो रेल सेवा की बात की जा रही है, रेल सेवा क्या होती है। रेलवे, जब हम लोग बात करते हैं तो इंडियन रेल, है ना,
इंडियन रेलवे करते हैं। तो इंडियन रेलवे कहाँ की होती है? ये संघ सूची की होती है ना, कहाँ की होती है? ये संघ सूची की होती है। तो दोस्तों ये देखिए कैदियों को एक, ये देखिएगा यहाँ पे, ये राज्य सूची का नहीं होगा, है ना, सॉरी, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये किसकी है? समवर्ती सूची का है विषय, ठीक है, किसका है? समवर्ती सूची का है। और उसके बाद राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक, ये भी कहाँ का है? ये समवर्ती का है, ठीक है। और उसके बाद विवाह एवं तलाक भी कहाँ का है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है ना, समवर्ती सूची का। और रेल सेवा जो होती है दोस्तों, ये होता है संघ सूची का, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, ये कहाँ की होती है? ये संघ सूची का विषय, ठीक है, कहाँ का? संघ सूची का। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। रेल सेवा क्या है? यह संघ सूची का विषय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो दोस्तों भारत का जो मूल संविधान है वह कहाँ संरक्षित है? यानी कि जो हमारा मूल संविधान है दोस्तों, जिसे हम लोग तैयार किया गया था हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे जिसके निर्माण में, और उसमें ढेर सारी बातें की जाती हैं हमारे संविधान के निर्माण के दौरान, जिसे 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। तो वह कहाँ पे रखा गया है? जो लिखा गया था ये संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यह जो लिखा गया हमारे भारतीय संविधान का जो मूल प्रति है, यह कहाँ पे रखी गई है? तो ये राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो दोस्तों ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी हॉल में रखा गया है, यानी कि संसद भवन में रखा गया है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, मौलिक अधिकार है। दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, यानी कि मौलिक अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले है, कठोर हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। तो यह क्या है? वाद योग्य, यानी कि न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 32 जो होता है सुप्रीम कोर्ट हमें जाने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 जो होता है यह हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय में जा सकते हैं, अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है, यानी कि न्यायोचित है ना, न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये वाद योग्य है, अर्थात ये मौलिक अधिकार का ऑप्शन नंबर ए वाद योग्य है, बिल्कुल सही होगा। अवाद योग्य अगर पूछता है तो डीपीएसपी होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। अगर कभी अवाद योग्य पूछ दिया गया तो ये डीपीएसपी होती है ना, तब डीपीएसपी होता है वह, जबकि बाकी यहाँ आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए लगता है आपका वाद योग्य। ठीक, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। परंपरागत रूप से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये देखना यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक ना, अगर पूछता कौन सा सही है तो आसानी से लगा लेते हैं, और कौन सा सही नहीं है तो देखेंगे यहाँ पे जो होता है आपका बिल्कुल सही जो बनेगा, परंपरागत रूप से प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है यह विपक्ष से चुना जाता है, यह बात सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही लगेगा। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो देखिए कोई धन विधेयक को यह प्रमाणित कौन करता है, पहले ये हम लोग को देखना है। तो देखिए जैसे बात किया जाए, अगर धन विधेयक की अगर बात ही किया जाता है तो दोस्तों ये धन विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो धन विधेयक के बारे में देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है अनुच्छेद 109 है ना, इसमें धन विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, धन विधेयक की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में, और यहाँ पे कहा गया है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पे रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के पास 14 दिन तक रहेगा। अगर राज्यसभा इसे पारित करती है तो ठीक ही ठीक, नहीं तो यह क्या होगा? स्वतः पारित हो जाएगा, यह बात होती है। हाँ, अब इसके बाद जो अगली बात होती है
कोई धन विधेयक है या नहीं है, यह प्रमाणित कौन करता है? यह बात भारतीय संविधान के जो आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सब, अनुच्छेद 110 में यह कह दी गई है और यह प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में कह दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करेगा कि यह विधेयक है जो धन विधेयक है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास दोस्तों बहुत सारी शक्तियां होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे, अभी हम लोग बात की हैं कि वह किसी व्यक्ति की सदस्यता भी निरस्त कर सकता है ना। और उसके बाद देखेंगे कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी भी अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ओवरऑल लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं दोस्तों। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अनुच्छेद 110 के तहत ये भी कह दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आई होंगी चीज़ें, और अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक भी करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाइए, और हम लोग आगे इसी तरह मिलते रहेंगे अपने नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज से क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं रखेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अपने नए वीडियो के साथ, नए सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।